आदाब, मैं हूं वसतुल्लाह ख़ान और मेरे साथ हैं ज़रार खोड़ो। मुबशिर ज़ैदी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे इंशाअल्लाह। सरहद पार से जो इत्तलात आ रही हैं, आज ही दिन में गज़नी के बारे में इत्तला आई कि उसका फॉल हो गया है, तालिबान ने उस पर कब्ज़ा कर लिया है। गवर्नर और नायब गवर्नर को बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम से उन्होंने बाहर निकाला और जब वो काबुल के नज़दीक पहुँचे तो काबुल इंतज़ामिया के एहलकारों ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया, उस गवर्नर को। अगर ये बात मुसद्दिक़ा है, जो कि हो गई है, तो इस वक्त तक तालिबान पिछले एक हफ़्ते में 11 सूबाई दारुल हुकूमतों पे कब्ज़े कर चुके हैं। अगर अगले 24 घंटे में कंधार या मज़ार शरीफ या लश्करगाह के बारे में इत्तलात आ गई तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसे हम काबुल इंतज़ामिया और तालिबान के दरमियान 50 ओवर का वनडे समझ रहे थे, लंच से पहले ख़त्म हो सकता है। उसके बाद बड़े शहरों में सिर्फ जलालाबाद और फिर काबुल ही बचेंगे। देखते हैं क्या होता है। प्रोफेशनल ट्वीटबाज भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। एक सितम ज़रीफ़ ने ट्वीट किया कि जितनी तेज़ी से अफ़गान शहर गिर रहे हैं, इतनी रफ्तार से तो मियाँ साहब के प्लेटलेट्स भी नहीं गिरे थे। बैड जोक यार, बैड टेस्ट, ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को वैसे। लेकिन आज इसका ये मतलब नहीं कि हम अफ़गानिस्तान पे बात कर रहे हैं। ताज़ा तरीन डेवलपमेंट से आपको आगाह करना था। हमारा जो मौजू है वो कुछ और है। अच्छा, एक तो है जिसका अभी आपने जिक्र किया, दूसरा महाज है सोशल मीडिया। एक लिहाज से कल की बात है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मुईद यूसुफ साहब और वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब की एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जहां पर एक 135 सफ़ों की रिपोर्ट पेश की जाती है जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की डिजिटल मीडिया विंग ने तैयार की है। नाम बड़ा इम्प्रेसिव है और भी इम्प्रेसिव ये है कि इसको कहा जा रहा है कि यह है एक डीप एनालिटिक्स रिपोर्ट ऑन एंटी स्टेट ट्रेंड्स, पाकिस्तान को बदनाम करने वाले बेनकाब। जी बिल्कुल, कोशिश यही थी। और इसमें जो 2019 से 2021 तक एंटी पाकिस्तान ट्रेंड्स चली हैं, जो मोस्ट रीसेंट जो थी वो कुछ दिनों पहले सैंक्शन पाकिस्तान की एक हैशटैग चली थी, तो उसका एनालिसिस, पुरानी ट्रेंड्स का एनालिसिस, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। अच्छा, आइडिया बुरा नहीं है, ठीक है, पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी है कि मुख्तलिफ ग्रुप्स की क्या ट्विटर कैपेबिलिटी है, कि वो किस टाइम पर ट्वीट करते हैं ताकि उनकी जो फॉरेन ऑडियंसेस हैं और रीट्वीटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो भी बीच में शामिल हो जाए। तो ये चीज़ें थी जो इंटरेस्टिंग है। ये मैं पहले ही निकालना चाह रहा हूँ कि लोग ये ना कहें कि यार आप तो सिर्फ तनकीद ही कर रहे हो। अगेन, आइडिया बुरा नहीं है और इसमें कोई शक नहीं है कि सोशल मीडिया एक मैदान जंग है जहाँ पर हर रियासत और हर ग्रुप लोगों की जहनसाजी करने की कोशिश करते हैं, नैरेटिव बिल्डिंग करते हैं और प्रोपेगेंडा करते हैं, और अक्सर इस खित्ते में पाकिस्तान उस प्रोपेगेंडे का निशाना होता है। हमने इस तरह की बहुत ट्रेंड्स देखी हैं। अच्छा, इसके पीछे जो कुव्वतें हैं उनको बेनकाब भी बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप सही काम जोश में आप आगे निकल जाते हैं, गलत तरीके से करें ना, तो फ़ायदा नहीं होता, बल्कि मज़ीद नुकसान होता है। नुकसान नहीं, मज़ीद नुकसान। अब इस तरह की रिपोर्ट्स जो जैसे जो पेश हुई है और पूरी पढ़ी भी है, ये सिर्फ एक लोकल ऑडियंस के लिए नहीं होती। एक टारगेट आजकल हर एक चीज़ होती है कि जब हमने दुनिया को भी दिखाना है। बिल्कुल सही है। दो चीज़ों की इसमें अशद ज़रूरत होती है, एक क्वालिटी ऑफ एनालिसिस और एक क्वालिटी ऑफ प्रेजेंटेशन। ठीक है, एनालिसिस अच्छा है और प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। अगर प्रेजेंटेशन अच्छी है और एनालिसिस अच्छा नहीं है तो एक ऐसी है कि यार ये चेक कर मेरी खूबसूरत सी मर्सिडीज़, लेकिन इंजन नहीं है, चलती नहीं है, बस दूर से देख के सेल्फी खींच लो, इसके साथ कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और अगर बदकिस्मती से एनालिसिस भी मेयारी है और प्रेजेंटेशन भी थकी हुई है और ज़बान भी, वो प्रेजेंटेशन के अंदर मैं ज़बान को इंक्लूड कर रहा हूँ, तो फिर आप समझ गए होंगे कि इसका क्या मतलब है। जहाँ तक एनालिसिस की बात है तो जाहिर है कि मैं और वो सब इतने कैपेबल नहीं है
इतनी डेटा एनालिसिस करने की, हमारी ये नहीं है कैपेबिलिटी। तो इस एनालिसिस के लिए हमने आज दावत दी है रिजवान सईद साहब को। आप सोशल साइंस रिसर्चर हैं, ऑनलाइन सोशल नेटवर्क्स और डिसइंफॉर्मेशन पर बहुत कड़ी नज़र है। पहले भी हमने शो पर आपको दावत दी है। आजकल सईद साहब PhD कर रहे हैं कम्युनिकेशंस में ओहायो से, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं ज़की खालिद साहब को ने, और वो आप हैं ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेटर। प्रोजेक्ट बसीरत है, ऑनलाइन रिसर्च करते हैं, बहुत मज़ेदार काम करते हैं, उनके डायरेक्टर हैं, और अक्सर इनकी रिसर्च हमने शो पर दिखाई है। अच्छा, लेकिन पहले मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ प्रेजेंटेशन पे। अच्छा, अब जब आप किसी भी डॉक्यूमेंट को खोलते हैं तो ज़ाहिर है सबसे पहले आती है इंट्रोडक्शन। अगर वो पेज इंट्रोडक्शन पेज 3 को हम अगर स्क्रीन पर ले आएँ प्लीज़। अब ये जो इंट्रोडक्शन है, इसमें जो हाइलाइट्स की हुई हैं वो हमारी तरफ से नहीं है, वो गवर्नमेंट की तरफ से ही हैं। उठते के साथ मुझे इसमें 4 गलतियां नजर आती हैं, ठीक है। फर्स्ट लाइन में डॉसियर ने पाकिस्तानी ट्विटर पैनल को वेट किया है। पाकिस्तानी ट्विटर पैनल किस चीज़ का नाम है मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक छोटी बात है। 3 लाइन्स डाउन ट्रेंडेड की जगह ट्रेंडर्ड लिखा हुआ है। अब जाहिर है ये कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट नहीं है, इसका टेंडर नहीं जा रहा, ठीक है। उसके बाद जब बात करते हैं PTM एंड बलोच सेपरेटिस्ट की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, और ये स्पेलिंग बार बार पूरे डॉक्यूमेंट में आपको यही मिलेगी। टोटल सेपरेटिस्ट नहीं है ना, इसलिए गलत है। अच्छा, ऐसा ही कुछ होगा, या वो ए से अपने आप को अगर मुकम्मल सेपरेटिस्ट होते तो, या जबान से अपने आप को सेपरेट कर दिया। एनीवे व्हाटएवर, इस पर हम डिस्कशन करते रहेंगे। आगे बढ़ते हुए अगर हम ओवरव्यू की तरफ जाएं थोड़ा सा नीचे, तो इसमें लिखा हुआ इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड डाइसेक्ट देयर DNA। अब ये हम आम जबान में तो हम अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, यार इस बंदे का DNA तुम समझो, लेकिन एक ऑफिशियल रिपोर्ट जो इंटरनेशनल फोरम पे जानी है उसमें इस तरह की जबान की कोई जगह नहीं है। और अगर कोई ये देख रहा है इसको कहीं और, इस मुल्क में भी और किसी और मुल्क में भी, तो वो ये कहेंगे कि यार ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है ना, उसके ऊपर आपने देखा होगा एक टिक का निशान होता है, इसको कहते हैं स्पेल चेक। अगर आपने स्पेल की दबा दिया होता या किसी इंटर्न को कर दिया होता कि यार बेटा गफूरा आके स्पेल चेक का बटन दबा दो, तो ये गलतियां आपसे नहीं होती। या फिर आप किसी भी अखबार के किसी जूनियर सब एडिटर को भी पकड़ के 5-6 हज़ार रुपये भी पकड़ा देते, वो भी चीज़ें आपको फिक्स कर सकते थे। इस तरह की एरर रिटन फर्स्ट पेज से ही एक तरह से तो बंदा पुट ऑफ हो जाता है। लेकिन शायद ये मैं थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल हो रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं आधी ज़िंदगी सब एडिटर दे रहा हूँ, तो मुझे ये चीज़ें चुभती हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं, अगर हम पेज 12 तक जाएं तो आप देखेंगे, पेज 12 को ज़रा जाना, वो डिस्ट्रीब्यूशन बाय जेंडर वाला पेज। तो अब कोई रिपोर्ट मुकम्मल नहीं होती जब तक उसमें चार्ट्स और ग्राफ्स ना हो, ठीक है। चार्ट्स और ग्राफ्स होती है, बंदा कहता है यार इस बंदे ने काम किया है। चार्ट्स और ग्राफ्स को थोड़ा सा गौर से देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन बाय जेंडर, मतलब सिंफ, किस सिंफ के लोगों ने कितनी इन हैशटैग्स और इन ट्रेंड्स में शिरकत किया। तो आप देख सकते हैं कि 81.3% मर्द हैं, 13.3% फीमेल्स हैं, खवातीन हैं। तो ये ब्लू क्या है? ये ब्लू है बिजनेसेस एंड ग्रुप्स। अब माना कि हमारे मुल्क में हम मानते हैं कि 3 सिंफें हैं, मर्द हैं, औरत हैं और ख्वाजा सिराएं। मगरिब में मेरा ख्याल है अब वो 15-20 पे पहुंच गए हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन मैंने अभी तक नहीं देखा दुनिया भर में कि बिजनेस और ग्रुप को सिंफ समझा जाए, अनलेस के औरत कार्ड को आप औरत डेबिट कार्ड समझ रहे हैं, औरत क्रेडिट कार्ड समझ रहे हैं, और यकीनन वुमेन्स बैंक की यहाँ पे बात हो रही होगी ना। मतलब मैं अब शायद ओवर एनालाइज कर रहा हूँ अपनी तरफ से। अच्छा, मूविंग ऑन, एक जो 4th है इसके अंदर डब्बा, इसकी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि दे ऑल्सो फॉलो नासा, गूगल, फाइनेंशियल टाइम्स, सैमसंग, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, और ये पता नहीं ये कोई मोनोपोली का सिंबल है बॉटम सेकंड फ्रॉम द राइट तो स्पॉन्सर्स के ये वो प्लांटर्स पीनट्स का शायद सिंबल है। हाँ, लेकिन इस तरह तो स्पॉन्सर्स के लोगो दिए जाते हैं। हाँ, अब मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या ये लोग इन इदारों से स्पॉन्सर हुए हैं, ये रिपोर्ट इनकी फंडिंग या ट्वीट करते हुए मूंगफलियां खा रहे थे, मुझे नहीं समझ आ रही। और मेरा ख्याल है कि यकीनन जिन लोगों ने ये बनाई है उनको भी समझ नहीं आई। इस रिपोर्ट को मुरतब करने में ताउन किया है सैमसंग ने, जनरल मोटर्स ने। आई थिंक यू क्रैक्ड द कोड वो सर। इन दैट केस बड़ी अच्छी आइडिया है, बिल्कुल प्राइवेट पार्टनर पब्लिक पार्टनरशिप से ही काम चलता है आगे। अच्छा, अब अगर आगे आए तो ज्यादातर 135 सफ़ों की रिपोर्ट है, बड़ी अच्छी लगती है, इंप्रेसिव लगती है, फुल थद्दी है, लेकिन ज्यादातर इसमें सिर्फ लोगों की ट्वीट्स दी हुई हैं, ट्वीट्स। बेहतरीन जो इसमें काम किया है वो ये है कि इसके अंदर
ये सेपरेट आपने नहीं किया कि कौन इसके सैंक्शंस पाकिस्तान के हक में ट्वीट कर रहा है और कौन इसके खिलाफ ट्वीट कर रहा है, सबको आपने एक ही खड्डे में फेंक दिया है। ठीक है, मैं आपको मिसाल देता हूं। उसने कहा ना, यार मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, मैं तो एंटी कम्युनिस्ट हूं। कहने लगे है तो तू कम्युनिस्ट, है तो तू कम्युनिस्ट। ये बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। अच्छा, जैसे आप चेक करें, पहला नाम किसका है इन्फ्लुएंसर्स विद द मोस्ट फॉलोअर्स, सेनेटर रहमान मलिक, साबिक वजीर दाखिला पाकिस्तान। और उन्होंने क्या लिखा है कि अमेरिका का कोई हक नहीं है कि आप मुसलमानों पर बॉम्ब फेंके जब मोदी टेररिस्ट एक प्रॉक्सी वॉर खेल रहा है। अच्छा, इसमें तो कोई इस तरह का हैशटैग इस्तेमाल ही नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद ये यहां पर हैं। उमर कुरैशी साहब हमारे साबिक कॉलीग भी रहे हैं, वो रीट्वीट करते हैं एक एनालिसिस सैंक्शन पाकिस्तान पर कि इतने ट्वीट्स इस मुल्क से आई, इतनी ट्वीट्स इस मुल्क से आई, उनका नाम भी बीच में डाल दिया है। निदा किरमानी साहिबा कहती है कि जी मैं बड़ी परेशान हूं ये सैंक्शन पाकिस्तान वाले ट्रेंड से, क्योंकि अगर ये ऐसे हुआ तो सिर्फ गरीब तबके को ही फर्क पड़ेगा। आपने उनको भी एंटी पाकिस्तान गद्दारों की लिस्ट में शामिल कर दिया। एक और साहब यसफंदियार भिटानी साहब यहां पर मजाक उड़ा रहे हैं हैशटैग का, उनको भी डाल दिया। अच्छा, और फिर जब आगे गए हम, तो पहले तो जब ये आई तो सारी जो पीटीआई के सपोर्टर करके वाह वाह बड़ा अच्छा काम, फिर उनको पता लगा कि यार हमारा नाम भी इसके अंदर है। ठीक है, फिर जब ये शोर मचा तो इसके बाद एक नोट आता है डिजिटल मीडिया विंग की वेबसाइट पर। अब वो नोट आपको मिलेगा कि जी हमारा हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि हम आप सबको एक सफ में खड़ा करा दें, थोड़ी सी गलती हो गई, ये आपके लिए बेहतर है कि आप इसी तरह समझ लें कि हमारा ये मतलब नहीं है कि आप सब गद्दार हैं, आप में से कुछ गद्दार हैं, ऐसा नहीं है। तो ये तो हो गई, जो इस पे खर्चा भी आया होगा, खर्चा भी आया होगा, वो भी हम बात करते हैं कि कितना खर्चा आया होगा थोड़ी देर बाद। अब ये तो होगी जो बेसिक, ये मिस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है या डिस इन्फॉर्मेशन? मुझे कुछ अभी समझ नहीं आ रही और समझने की कोशिश करते हैं। सईद रिजवान साहब, आपने ये रिपोर्ट पढ़ी है, आप कब से आप अक्सर इन तरह के हैशटैग्स को एनालाइज भी करते हैं। पहले मैं आपसे राय लेना चाह रहा हूं कि जो मेथोडोलॉजी इसमें इस्तेमाल की गई है उसका कोई जिक्र नहीं है, और जिस तरह इस डेटा को एनालाइज का लफ्ज़ अगर मैं इस्तेमाल करूं तो वो कैसे किया गया है, आपकी राय लेते हैं। लेकिन पहले एक वक्फा लेना है, वक्फे के बाद कम टू यू। वेलकम बैक जी। ब्रेक से पहले मैं अपनी थोड़ी सी अहमकाना राय दे रहा था इस रिपोर्ट पर। अब एक्चुअल एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं। रिजवान साहब, आपने ये रिपोर्ट पढ़ी, क्या आपको इसके मेयार के बारे में आपके क्या ख्याल आता है? थैंक यू ज़रार, आपने बहुत अच्छी तमहीद बांधी और आपने शुरू में एक बात की थी कि इस इशू के ऊपर बात करना वो बहुत अहम था, जो इसको रिपोर्ट की सूरत में लेके आए। अब उसकी क्वालिटी कैसी है उस पर बात की जा सकती है। और उस पर बात करने से पहले एक चीज़ मैं हाईलाइट कर दूं कि ये जो बिग डाटा या सोशल मीडिया डाटा जो है, इसके एनालिसिस अभी तक कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स ग्लोबली डेवलप नहीं हुए, ना स्टैंडर्ड्स हैं और ना एथिकल स्टैंडर्ड्स हुए हुए हैं कि अच्छा आपने अगर डाटा कलेक्ट किया है तो आप क्या चीज़ शो करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो ये वेरी कर सकता है चीज़ें। अगर कोई भी रिपोर्ट में अपनी मेथडोलॉजी में ये चीज़ें एक्सप्लेन कर दे तो वो एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट कि इस रिपोर्ट में वो हिस्सा भी मिसिंग था। तो इस वजह से वो भी नहीं पता चल रहा कि एक्चुअल उन्होंने क्या स्टैंडर्ड्स यूज़ किए हैं। 3-4 बातें इस रिपोर्ट के हवाले से जो हैं, मुझे लगता है कि एक तो जो एंटी स्टेट एलिमेंट की इन्होंने डेफिनेशन की है उसको बहुत फैला दिया गया है। ऐसा लगता है कि हर जो इख्तलाफी आवाज़ है उसको इसमें शामिल कर दिया है। इससे जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक्चुअल जो डिजिटल हमले हो रहे हैं उसको बैनुल अक़वामी सतह पर उजागर करने का जो पाकिस्तान का केस है वो बहुत कमज़ोर हुआ है, क्योंकि एक बहुत बड़ा सिलसिला चल रहा है इस वक्त साउथ एशिया में, ख़ास तौर पे इंडिया, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में, कि एक तरह से डिजिटल वॉरफेयर चल रहा है। बिल्कुल। और गुज़श्ता जो 1.5-2 साल हैं इसमें मज़ीद इजाफ़ा होता जा रहा है। और दूसरी बात जो है, अब अगर ये रिपोर्ट इतने बड़े पैमाने पर छापनी है, अगर गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च करना है, तो उसमें सिर्फ क्वांटिटेटिव नंबर्स थोड़े से जो है वो सफिशेंट नहीं है। उसमें आप अगर ट्वीट्स कोट कर रहे हैं लोगों के, तो थोड़ा सा क्वालिटेटिव एनालिसिस भी होना चाहिए। जो आपने भी बात की है उसकी तरफ, कि ऐसे लोग जिन्होंने कंडेम किया है उनके भी नाम शामिल कर दिए हैं।
अब उसमें शायद जल्दी में यह है कि वो कुछ अपने बंदे भी मार दिए हैं इस चक्कर में शायद। फ्रेंडली फायर सर, फ्रेंडली फायर जी, बस वो कोलैटरल डैमेज कह लें। तो तीसरी बात यह है कि सोशल नेटवर्क एनालिसिस जो है वो बहुत ज़रूरी है ऐसी सूरत में जब अपना आप केस बैनुल-अक़वामी सतह पर या इवन मकामी सतह पर भी लाना चाह रहे हैं कि भाई देखें ये मुनज़्ज़म साजिश हो रही है, ये कोई इंडिविजुअल नहीं है। और जब मुनज़्ज़म है तो जाहिर है कि उसको पीछे से कोई टैकल कर रहा होगा, देन यू कैन रिलेट तो आप उसको किसी स्टेट के ख़िलाफ़ जो कि हमारे ख़िलाफ़ काम करते हैं उधर आप उसको उस तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं। और डाइवर्ट तो नहीं मतलब आप एक्चुअल आर्ग्यू कर सकते हैं कि हाँ देखें ये उसकी एविडेंस है, तो ये चीज़ें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो हैं वो की जा रही हैं। तो अब इसमें यह है कि अब जैसे वजाहती बयान जो जारी किया है उसमें उन्होंने कहा कि जनाब जिसके फॉलोअर्स ज़्यादा थे या जो सा ट्वीट बहुत ज़्यादा रीट्वीट हुआ तो वो उसको हमने ले लिया एज पैरामीटर। फाइन, ठीक है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि आप कोई भी पैरामीटर ले सकते हैं रिसर्च में, ऐसी बात नहीं है। आप कहें जी मैंने इसको लिया है, ठीक है, लेकिन फिर आप अपना आर्ग्यूमेंट उसके इर्द गिर्द बिल्ड करते हैं कि देखें अगर ये पैरामीटर है तो उस पर फिर आप मल्टीपल एग्जांपल्स देते हैं उसके हक में भी, उसके जो मुखालिफ अगर डाटा आ रहा है तो उसको भी आप दे रहे होते हैं। तो वो चीज़ फिर वहाँ पे मिसिंग नज़र आती है। अब अगर कोई मुझे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स अगर हैं तो इसमें मेरा तो कोई वो नहीं है मसला, या कोई एक ट्वीट जो है वो वायरल हो जाता है तो उसमें मुझे तो नहीं पता। तो वो चीज़ जो है नेटवर्क एनालिसिस में बहुत केयरफुली देखने वाली होती है। और इसमें एक चीज़ मैं हाईलाइट कर दूं कि जब हम नेटवर्क्स को एनालाइज करते हैं ख़ास तौर पे ऑनलाइन स्पेस में, तो इसकी मुख्तलिफ़ जहतें होती हैं जिसका तज्ज़िया किया जाता है और फिर एक कंबाइन एक आप कह लें कि एक तस्वीर सामने आती है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं या कोई कंक्लूसिव बात कर सकते हैं कि जी ये ऑर्गेनाइज्ड है नेटवर्क नहीं है, इसमें लीडर कौन है और किस तरह से ये मैनिपुलेट कर रहे थे उस ऑनलाइन सफ़ेयर को। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और अगर आप इसको मेथोडोलॉजी में बयान कर देते हैं तो पढ़ने वाले के लिए भी आसान होता है। लेकिन सईद साहब, सॉरी रिजवान साहब, मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ। मेथोडोलॉजी तो यहाँ पे भी मुझे नज़र आ रही है। मेथोडोलॉजी ये है कि जैसे आप ऑफिस के छोटे को कहें कि यार छोटे जा ट्विटर पर इस हैशटैग को क्लिक कर और जितनी भी ट्वीट्स है ना 4 बजे तक मुझे चाहिए, हाँ मुझे अभी सारे प्रिंट आउट चाहिए। हाँ। तो यही तो मेथोडोलॉजी लग नहीं रही यहाँ पर आपको रिजवान भाई? देखिए उन्होंने मेहनत तो की है, ऐसी बात नहीं है। जब आप डाटा के साथ काम करते हैं ना तो ये बहुत एक मुश्किल अमल होता है कि यू हैव टू लिव विद दैट डाटा फॉर सर्टेन टाइम। फिर आपको उसकी एक इंट्यूटिव सेंस आना शुरू होती है। तो अब जैसे सैंक्शन हैशटैग जो पाकिस्तान वाला हैशटैग था ये बिल्कुल लास्ट डे पे था और उन्होंने उसके 15,000 ट्वीट्स लिए और उसका एनालिसिस करके उसको एक प्राइमरी जगह दे दी रिपोर्ट में, स्टार्ट में उसको ले आए। तो मेरा ख्याल वो जो प्रेजेंटेशन की आपने थोड़ी सी बात की थी ना वो भी वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाती है चीज़ें कि आप फिर जिस चीज़ को जितना वेटेज दे रहे हैं उस हिसाब से उसके इर्द गिर्द आर्ग्यूमेंट्स भी देते हैं ताकि वो आपका केस आगे जाता है। तो मेथडोलॉजी में ये चीज़ उसमें मिसिंग है। चौथी बात जो है कि अब इस पे एडिटिंग पे आपने भी बात कर दी है और इस पे मैं अभी ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूरी होती है कि फ़ेक न्यूज़ को काउंटर करने के लिए आप कोई ना कोई हवाला जात देते हैं। आप कहते हैं कि जनाब ये वाक़या फ़ेक न्यूज़ के तौर पर फैलाया गया, असल में हकीकत ये थी। तो इन्होंने रिपोर्ट में मल्टीपल जगहों पे ये लिखा है एंड दैट्स फ़ाइन। उसमें इशू ये है कि आपने उसको सपोर्ट नहीं किया विद एविडेंस। अब मैं ये सारी बातें ज़रा इस कॉन्टेक्स्ट में कर रहा हूँ कि अगर आपको इसको ग्लोबल फोरम पर प्रेजेंट करना है और आपको एक डिप्लोमेटिक चैनल से भी इसको आगे लेके जाना है कि ये देखें जनाब ऑर्गेनाइज्ड इन ऑथेंटिक बिहेवियर जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है यूज़ कर रही हैं कुछ रियासतें जिसमें अपेरेंटली इंडिया और अफ़गानिस्तान है। तो ये ऐसी सूरत में फिर आप ऐसे लूप होल्स नहीं छोड़ सकते वरना फोरम्स पे फिर सुर्खी होती है। पांचवी चीज़ ये है कि मुझे सिर्फ ये बता दें आपके ख्याल में इस रिपोर्ट का जो ऑडियंस या ये रिपोर्ट क्या इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए रिलीज की गई है या लोकल ऑडियंस के लिए? कोइंसिडेंटली मुबशिर साहब मेरा पांचवा पॉइंट भी यही है कि मुझे इसमें एक कन्फ्यूजन नज़र आती है ऑडियंस के हवाले से कि ये आलमी कम्युनिटी के लिए है या पाकिस्तान के लिए है। अगर तो ये दुनिया को बताने के लिए है कि जी हमारे ख़िलाफ़ क्या हो रहा है तो फिर
हमें ये बात कंफ्यूजन नज़र आती है कि आपने जैसे एंटी स्टेट जो है उसकी कानूनी तारीफ़ और ऑपरेशनल जो डेफिनेशन है वो नहीं दी हुई कि हम किस पैरामीटर को लेके चल रहे हैं। आप कहते हैं ठीक है जी, ये चीज़ें, ये जो कंटेंट है ये एंटी स्टेट है। तो आप जब आलमी सतह पर जाएंगे वो लोग कहेंगे कि भाई अगर आपकी तारीफ़ के मुताबिक ये जो पाकिस्तानी शहरी हैं जिन्होंने ट्वीट्स किए हैं वो एंटी स्टेट हैं, तो आपकी हुकूमत ने उनके खिलाफ क्या एक्शन ले लिया है जो आप हमारे पास आए और हमें कह रहे हैं कि हम बाकी मुल्कों के खिलाफ इस पे बात करें? क्या रिपोर्ट छापने के बाद उन लोगों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज किए गए हैं कि उनको, क्योंकि आपने कहा ना एविडेंस दी है कि देखें जी ये लोग इस तरह से हैं। मतलब कि सॉरी रिजवान भाई, ब्रेक का वक्त आ रहा है, मैं आपकी बात, मुझे पता है कि आपने भी आगे यूनिवर्सिटी जाना है। मेरी जो राय है कि ये डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए नहीं है और इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए नहीं है। बॉस ने कहा हमें रिपोर्ट चाहिए और चाहिए मुझे 10 घंटे के अंदर अंदर, और पूरी डिजिटल मीडिया विंग ने ये प्रोड्यूस किया। अच्छा, तनकीद करना तो बड़ा आसान है, हम सब तनकीद कर सकते हैं, यार ये आपने क्या कर दिया, लोग कहेंगे आप कुछ बेहतर करके दिखाएं फिर। तो ब्रेक के बाद हम बात करेंगे ज़की खालिद साहब से, जिनके अपनी प्रोजेक्ट बसीरत के अम्ब्रेला के नीचे उन्होंने खुद एक एनालिसिस किया है सैंक्शंस पाकिस्तान के हैशटैग का, और बड़ी उसमें इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स है। लेट्स टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक जी। अब तक तो हम बात कर रहे हैं और हमारी आदत है हम सिर्फ तनकीद ही कर रहे होते हैं कि यार ये गलत है, ये गलत है, ये आपने सही नहीं किया, क्यों नहीं सही किया। क्या फ़ायदा है इन बातों की अगर आप ये ना दिखा सकें कि सही काम करने का तरीका होता क्या है, क्या आपको मेथड इस्तेमाल करना चाहिए और क्या किस नतीजे पर आपको आना चाहिए, अगर आना भी चाहिए। तो अब बात करते हैं हम ज़की खालिद साहब से। ज़की खालिद साहब के जो प्रोजेक्ट बसीरत है उन्होंने एक खुद हैशटैग एनालिसिस किया है और इस तरह की बहुत और काम भी किए हैं, उनकी वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे, सैंक्शंस पाकिस्तान के हैशटैग पर। तो इससे पहले ज़की के मैं आपसे पूछूं, ये जो गवर्नमेंट की तरफ से DMW की तरफ से जो रिपोर्ट आई है, मैं चाहूँगा कि अगर आप हमें थोड़ा सा वॉक थ्रू कर दें कि आपने जो काम किया है उससे आपको क्या नतीजे आपके सामने आए हैं और किस तरह इसको आपने टैब्यूलेट किया है सैंक्शंस पाकिस्तान में। देखें, बुनियादी तौर पे ज़रार साहब समझता हूँ कि जो DMW की रिपोर्ट है उसकी सिमिलर फाइंडिंग्स हैं कंपेयर टू व्हाट वी हैव जी। बस फ़र्क ये है कि देखें हमने उसको थोड़ा सा रिफ़ाइन करके एक मेथोडिकल अप्रोच के साथ उसको लेके चले हैं और हमारी जो डाटा है वो एक वेल डिफाइंड टाइम फ्रेम के अंदर कलेक्ट की गई है। मिसाल के तौर पे आप जानते हैं कि सोशल मीडिया इतना एक डायनामिक मीडियम है कि आप किसी चीज़ की इब्तिदा तो मालूम कर सकते हैं कि ये शुरू कहाँ से हुई थी जी, मगर ये आप नहीं कह सकते कि ये चीज़ ख़त्म कब होगी, क्योंकि आए रोज़ अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो उस हैशटैग को लेके एज वी स्पीक अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं जी। तो एंड पॉइंट डिफाइन करना जो है ना वो बहुत मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट्स होते हैं, हम जब एक चीज़ की ओरिजिन डिटर्मिन कर लेते हैं कि ये इस डेट को और इस टाइम स्टैम्प पे ये चीज़ इमर्ज की है, तो फिर उसके बाद हम एक रीजनेबल टाइम फ्रेम पे टू कीप आवर ह्यूमन लिमिटेशंस इन माइंड हम फिर एक एंड पॉइंट डिफाइन कर देते हैं और रीडर को भी बता देते हैं कि देखिए हमने इस टाइम फ्रेम के दौरान डाटा कलेक्ट की है और उस पर अपना हम तज्जिया पेश कर रहे हैं। इसके बाद अगर कोई चीज़ होगी तो हो सकता है वो फिर उस हिसाब से इवॉल्व हो। जी, तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, आप ये मुझे बता देना फिर। जी, बुनियादी तौर पे देखें जो अभी रिसेंट जो ऑफिशियल रिपोर्ट आई है गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें कहा गया है कि ये जुलाई या अगस्त में स्टार्ट की गई है एंड दैट इज़ पार्शियली करेक्ट, क्योंकि ये रीसेंट इमर्जेंस में आता है। पर अगर आप उसकी एक्चुअल ओरिजिन में जाना चाहते हैं, यू विल हैव टू गो बैक अ बिट फर्दर। आप उसके लिए कोई टूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास टूल की एक्सेस नहीं है तो इट इज़ वेरी सिंपल, आप मैनुअली भी स्क्रॉल कर करके, इट इज़ वेरी इजी फॉर एनी ऑर्डिनरी यूज़र टू फाइंड द फर्स्ट ट्वीट। इस हैशटैग का जो पहला ट्वीट है वो रिकॉर्ड पे अवेलेबल है 4 मार्च को 2021 में, जो कि एक सॉक पपेट ने ट्वीट किया था। सॉक पपेट बेसिकली एक टर्मिनोलॉजी है जिसका मतलब होता है एक फेक अकाउंट जिसने कोई फेक तस्वीर लगाई और एक मैन्युफैक्चर्ड पर्सोना क्रिएट किया है। तो उस फेक अकाउंट ने सबसे पहले इस हैशटैग को प्रपोज किया। ये सही आपकी मैं बात कर रहा हूँ, ये है वारिस शिनवारी।
आपके आई एम सॉरी, नहीं, इससे पहले 4 मार्च को 1919 अफगानिस्तान के नाम से 1919 AFG, ठीक है, ये अकाउंट है। उसके बाद फिर मार्च से लेके जून की दरमियान तक वारिस शिनवारी और याहिया औरकज़ई, ये 2 फेक अकाउंट्स हैं। ये भी सॉक पपेट्स हैं, ये कोई रियल इंडिविजुअल्स नहीं हैं, मोस्ट लाइकली फेक नेम्स हैं। अच्छा सॉरी, मजे की बात है कि यहाँ पे सॉरी मैं थोड़ा सा हमारी भी समझने के लिए और नाज़रीन के लिए भी, ये आप कैसे तयन करते हैं कि यार ये अकाउंट रियल है या अकाउंट फेक है? मतलब इस केस की इनके बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। देखें, टूल के ज़रिए या मैनुअली डाटा निकालना रॉ फॉर्म में तो बहुत आसान है, मगर उसको आपने फर्दर उसको क्रॉस चेक भी करना होता है, उसको फर्दर प्रोब भी करना होता है, उसी को एनालिसिस कहते हैं। इफ़ यू डोंट पुट दैट एफर्ट इन, इट्स जस्ट पिकिंग अप समथिंग और आप उसको आगे पेश कर देते हैं जिसमें आपकी कोई एफर्ट इन्वॉल्व नहीं है। अब उसका तरीका ये होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फोकस में आया है एक ट्विटर अकाउंट, मैंने डिटर्मिन करना है कि क्या ये अकाउंट रियल है या फेक है, तो उसका तरीका ये होता है, उसको हम कहते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोबिंग। क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोबिंग ये होता है कि हम जो अकाउंट है उसमें देखते हैं कि क्या इससे मिलते जुलते नाम का किसी और प्लेटफॉर्म पे, अगर ट्विटर है तो हम फेसबुक भी चेक करेंगे, लिंक्डइन भी चेक, इंस्टाग्राम, कि क्या वहाँ उसकी प्रेजेंस है या नहीं। और हो सकता है कि अक्सर कुछ लोगों के अंदर एक हैबिचुअल बिहेवियर होती है, चाहे फेक अकाउंट हो, कि अगर उनका ट्विटर पे यूज़र नेम फॉर एग्जांपल जॉनी जो है, तो अक्सर लोग किसी और प्लेटफॉर्म पे भी अपना यूज़र नेम जॉनी जो रख लेंगे। तो मतलब इट इज़, यू हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस कि आपने मिलते जुलते टर्म्स डिफाइन करने होते हैं, देन यू आर एबल टू रीच एन असेसमेंट कि आई बिलीव विद दिस मच सर्टेनिटी के या कॉन्फिडेंस दैट दिस इज मोस्ट लाइकली द इंडिविजुअल, फिर आप प्रूव कर सकते हैं कि दे आर रियल और नॉट। ठीक है, तो अब ये स्टार्ट होता है 1919 AFG के अकाउंट से, जो क्रिस अलेक्जेंडर, जिनके बारे में कैनेडियन जिनके बारे में फॉरेन ऑफिस ने एक पूरा बयान भी दर्ज किया था, और फॉरेन ऑफिस का कहना है कि ये ट्रेंड उन्हीं से स्टार्ट हुआ। हाँ, उनको ये कोट ट्वीट करते हैं 4 मार्च 2021 को पहला यूज होता है सैंक्शन पाकिस्तान का। वहां से फिर आपका कहना है कि फिर वारिस शिनवारी और लोग इसके अंदर आते हैं और वो टैग करने लग जाते हैं ना सिर्फ क्रिस अलेक्जेंडर को, बल्कि यूएस फोर्सेस इन अफगानिस्तान, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, प्रेसिडेंट बाइडेन, UNEO कमीशन, नेटो, मैकडॉनल्ड्स, KFC वगैरह जितने भी उनके समझ में आए। उसके बाद फिर ये हैशटैग कैसे डेवलप होता है, थोड़ा सा हमें समझा सकते हैं आप? उसके बाद ऐसा होता है कि जैसे कि आपने हमारी रिपोर्ट से बिल्कुल ठीक आपने एब्स्ट्रैक्ट शेयर किया है कि सबसे पहले ये होता है कि आप एक अगर कैंपेन चला रहे हैं और आपको उस तरह की ट्रैक्शन नहीं मिल रही, उस तरह की पॉपुलैरिटी नहीं मिल रही, ऑब्वियसली आपका वो इन्फ्लुएंस नहीं है। तो कुछ अकाउंट्स क्या करते हैं जिनका कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, वो पॉपुलर या इन्फ्लुएंशियल अकाउंट्स को टैग करते हैं अटेंशन सीकिंग की टैक्टिक की बेस पे। और अक्सर ये होता है कि अगर जिसकी वो अटेंशन सीक करना चाह रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि वो उस चीज़ को आगे लेके चलें, तो फिर वो उसको अडॉप्ट करना शुरू करते हैं। तो हुआ ये कि मार्च से लेके अप्रैल तक अफ़गान ओरिजिन अकाउंट्स ने मुसलसल कोशिश की कि सैंक्शन पाकिस्तान को कोई, आई एम सॉरी फॉर यूजिंग दिस टर्म, लिफ्ट करा दे। हाँ। पर किसी ने वो की ही नहीं। वो एक अलग अलग फेक अकाउंट्स थे, आपस में गुफ्तगू करते रहे, ना उसका कोई ट्रेंड बना और वो बस एक नॉइज़ ही क्रिएट होता रहे। फिर ये होता है कि व्हेन वी अप्रोच द एंड ऑफ मई और जून का आगाज़ होता है, तो फाइनली इन दैट 2 to 3 मंथ पीरियड क्रिस अलेक्जेंडर ऑफिशियली कहते हैं कि चलो यार मैं भी हैशटैग को मैं यूज़ करता हूँ। सही। हाँ जी, तो जब वो करते हैं तो डेफिनेटली ही हैज़ अ ब्लू टिक इन हिज अकाउंट। उसकी वजह से ऑटोमेटिकली उनकी जो ट्वीट की जो इन्फ्लुएंस है उसकी और उसकी जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा है, उसका इम्पैक्ट एक ऑर्डिनरी यूज़र से बहुत ज़्यादा है, जिसके बाद फिर एक आगाज हो जाता है एक सिलसिला का ऑफ सक्सेसिव ट्वीट्स। मतलब जैसे लाइक अ बॉल रोलिंग डाउन अ बूस्ट मिल जाता है, एक हाँ डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाता है। अच्छा, अब जाहिर है इस पर भी बहुत बात हो रही है कि कहाँ से ये हैशटैग सबसे ज़्यादा ट्रेंड हुआ है, कहाँ से नहीं हुआ। एक वक्फा लेते हैं और फिर सवाल का भी जवाब ढूंढते हैं।
वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं एंटी पाकिस्तान हैशटैग जो चला था सैंक्शंस पाकिस्तान। हमारे साथ ज़की खालिद साहब हैं। ज़की, अभी ब्रेक से पहले आप हमें बताना वाले थे कि ये जो ट्वीट्स हैं ये किन किन ममालिक से आई थी, ज़रा इस पर रोशनी डालें प्लीज़। जी, तो बेसिकली आपने अगर डिटर्मिन करना होता है कि ट्वीट की ओरिजिन क्या है, अगर आपने ट्विटर से भी उसको डिस्कवर करना है या कोई स्पेशल टूल इस्तेमाल करना है, तो दैट कैन ओनली बी पॉसिबल अगर किसी भी पर्टिकुलर यूज़र ने उसमें अपनी लोकेशन मेंशन की हुई है। अब इसमें दो किस्म की चीज़ें होती हैं। एक होती है रियल लोकेशन, मैं ऑनेस्ट हूँ तो मैंने अपना लिख दिया कि रावलपिंडी, और कुछ लोग उसको स्पूफ करते हैं। तो एनीवेज, अगर हम एक सिस्टम के थ्रू एक्सट्रैक्ट करते हैं ओवरऑल डाटा, जिसको हम जियो टैग्ड लोकेशन डाटा कहते हैं, ठीक है, उसमें हमें ये पता चला है apparently, and now I'm using the word apparently, कि the bulk of users 53,000 के करीब participants थे, unique individual IDs जिन्होंने ट्वीट्स की हैं। 4 लाख के करीब ट्वीट्स हुई हैं 53,000 यूनिक IDs से। उनमें से जो मेजॉरिटी है वो अफगानिस्तान से है, ठीक, एंड नंबर 2 इज़ इंडिया फॉलोड बाय पाकिस्तान। सही। बाकी आती है मिसलेनियस कंट्रीज जो ज़ाहिर है उस तरह अच्छा, की उनका क्वांटम नहीं था। पाकिस्तान के अंदर भी हम ये डिटरमिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान में से कहाँ से? जी बिल्कुल। अब जो हमारी रिसर्च कहती है प्रोजेक्ट बसीरत में, वो ये है कि हमें ये मालूम पड़ा है मेजॉरिटी ऑफ द यूजर्स वर बेस्ड इन लोरालई एरिया ऑफ बलूचिस्तान, और सेकेंडली ट्राइबल एरियाज की कुछ पॉकेट्स नियर द अफगान बॉर्डर। इंटरेस्टिंग। दिस इज अकॉर्डिंग टू द जियो टैग डाटा। सही। बट इसको हम किसी कन्विक्शन के साथ कह नहीं सकते। इट माइट बी पॉसिबल दैट इट कुड बी समबडी सिटिंग इन द यूएस जिसने कोई अपनी फेक लोकेशन मेंशन की है एज लोरालई, सो वी कांट बी श्योर ऑफ दैट। अच्छा, इसके अंदर पेज 10 पर आपकी रिपोर्ट में आपने ये भी ब्रेकअप दिया है कि किस किस किस्म के जो वेरीफाइड हैंडल्स थे वो उनका जॉब क्या था, और इसमें मैं देख रहा था कि ज़्यादातर अगर मैं इसको सही तरह पढ़ रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे। कहाँ के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स? जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। देखें, जो 53 यूनिक वेरीफाइड हैंडल्स जिनको हमने फर्दर ब्रेक डाउन किया है, आई वुड जस्ट लाइक टू मेंशन कि ये हमने एक मैनुअल एनालिसिस प्रोसेस के ज़रिए किया है। इट इज़ नॉट अ मशीन लेड थिंग, क्योंकि मशीन जो है वो आपको नहीं बता सकती कि ये जो शख्स हैं इनकी क्या एक्चुअल में कोई हॉस्टाइल इंटेंट थी या कोई पॉजिटिव इंटेंट थी। जब हमने लोगों को शॉर्टलिस्ट किया, फिर हमने उनको डिवाइड किया देयर बैकग्राउंड आफ्टर थॉरो प्रोफाइलिंग इनटू 7 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज। उनमें से मीडिया पर्सन्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में बराबर के शरीक लोग थे। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन जो थी वो काबुल रजीम के जो अपने मिनिस्टर्स हैं, स्पेशली दोज हु आर मेंबर्स ऑफ हैंड पिक्ड बाय प्रेसिडेंट अशरफ गनी। एक या दो ऐसे हैं जिनको CEO ऑफ अफगानिस्तान ने नॉमिनेट किया था, बाकी ऑलमोस्ट वास्ट मेजॉरिटी आर दोज हैंड पिक्ड बाय प्रेसिडेंट अशरफ गनी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, गवर्नमेंट मीडिया इंफॉर्मेशन सेंटर, इवन इंक्लूडिंग मतलब इररिलेवेंट मिनिस्ट्री सच एज मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड वाटर, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है फॉरेन मतलब सबको ईमेल चली गई कि ये सैंक्शन, ये हैशटैग है, आप सबने इसके ऊपर जाके ट्वीट करनी है। बिल्कुल। और आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पे हमने जो ये लिस्ट कंपाइल की है, आप उसमें नोट कर सकते हैं कि हम उसको क्रोनोलॉजिकली मैप, आप टाइम भी देख सकते हैं एग्जैक्टली कि 2-2 मिनट के वक्फे बाद एक बंदा बैठा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, 2-3 मिनट बाद मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में एक बंदा पोस्ट कर रहा है। तो ऐसे लगता है कि जैसे बिहाइंड द सीन्स शायद व्हाट्सएप पे या किसी और मीडियम से ये लोग शायद कह रहे होंगे कि यार अब 1 घंटा है, अब बैठो। दिस इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल सिनेरियो। मतलब ये बेसिकली देयर वाज रियल टाइम कोऑर्डिनेशन, ग्रैब योर कीबोर्ड्स है, लेकिन थोड़ा सा रीजनल सतह पर। वक्त अनफॉर्चुनेटली बहुत कम है। जी मुबशिर, आप कुछ कह रहे थे? मुबशिर, खर्चा कितना हुआ यार? हमारी जो रिपोर्ट सामने आई है गवर्नमेंट की, सर वो तो खैर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट दी है। उसने कहा है कि जी ये डिजिटल मीडिया विंग तो बना है जिसने किया है, उसमें 6 लोग रखे गए। MP2 स्केल में जो इमरान गजाली साहब हैं वो तहरीक इंसाफ के इमरान खान के साथ हैं, तो ये उनकी क्वालिफिकेशन BBA है, मगर जो रिक्वायर्ड क्राइटेरियन MP2 का है वो है कि PhD हो या 10 साल का एक्सपीरियंस हो, PhD प्लस 10 साल का एक्सपीरियंस या मास्टर्स और 14 साल का एक्सपीरियंस हो। उन्हें रख लिया गया BBA और 11 साल के एक्सपीरियंस में। उसी तरह
फिर एक कंसल्टेंट हैं और 4 डिजिटल जो कम्युनिकेशन ऑफिसर्स हैं उनको भी इसी तरह रखा गया है। ऑडिटर जनरल ने कहा है कि ये जिस तरह इश्तिहार दिया गया इस जनरल मैनेजर गजाली साहब के लिए कि 40 साल की उम्र का होना चाहिए बंदा। यार तनख्वाह कम होगी तो फिर इसी तरह की रिपोर्ट नहीं, तनख्वाह ठीक है। तनख्वाह बहुत है सर, क्या हो गया है? MP2 का आपको पता है स्केल कितना, 5 लाख से नहीं सर, मसला आई मीन अनफॉर्चुनेटली अब इस पे तो मतलब और बहुत हम बात कर सकते हैं। ज़की साहब और रिजवान साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी, आई वांटेड टू गेट अ लास्ट वर्ड फ्रॉम यू। मसला तनख्वाह का नहीं है, मसला ये है कि जब आपका पूरा डिजिटल मीडिया का कॉन्सेप्ट है ना सर, ग्रैब योर कीबोर्ड्स एंड लेट्स ट्रेंड ब्लीड ग्रीन, तुन दो, हाँ तुन दो, तो फिर यही रिजल्ट आएगा जो दुनिया में क्या इस अपने मुल्क में कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। अगेन इजाजत पसंद है, ठीक, यही तो मसला है ना, बॉस को यही पसंद है। अच्छा, हैशटैग यही पसंद है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।